पैरालिसिस के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है इसको कॉज करने के लिए, वो है स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, क्योंकि ब्रेन से ही पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। और ब्रेन स्ट्रोक के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। कोलेस्ट्रॉल जब एक्यूमुलेट होता है हमारे ब्लड वेसल्स में, तो ये एक स्पेस कम कर देता है ब्लड के फ्लो के लिए। और ब्लड ही है जो कैरी करता है सारे न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, क्योंकि ब्रेन को मुख्य रूप से ग्लूकोज चाहिए होता है, ये और बाकी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। ब्रेन को अपनी फंक्शनिंग करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। तो जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, वहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँचेगा, तो इस्चेमिया हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इस्चेमिक ब्रेन स्ट्रोक, जो लीड करता है पैरालिसिस को। इसमें भी हमने दो प्रकार के स्थितियाँ देखेंगे, दो प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आती हैं। एक तो लॉन्ग टर्म में जो क्रोनिक अगर पैरालिसिस हो जाए तो उसको ठीक होना बहुत कठिन है, इसको इनक्योरेबल बताया है मॉडर्न मेडिकल साइंस में। लेकिन यदि हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं कुछ पैरालिसिस जो कि फर्स्ट अटैक के बाद क्योर हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, बहुत कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं बेल्स पैल्सी। इसमें फेस की जो मसल्स हैं, फेस की मसल से लिप्स जो हैं, आईज हैं, वो बिल्कुल उस पर कंट्रोल नहीं होता है, वो तिरछी हो जाती है। इसको हम देख सकते हैं का एग्जांपल। और ऐसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में ये कहा है कि ये अपने आप क्योर हो जाता है। लेकिन एक बार भी यदि बॉडी में एक प्रकार से किसी भी प्रकार से पैरालिसिस का अटैक आया या सिम्टम्स आए, तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की और बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हमें अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अपने जीवन में योग, प्राणायाम, दिनचर्या और अपनी ऋतुचर्या को इस तरह से अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि बॉडी अब पूरी तरीके से तैयार है उन सिम्टम्स के साथ कि अगर फेवरेबल सिचुएशन आई तो ये कंडीशन फिर से उत्पन्न हो सकती है, और यदि इसको अवॉइड किया गया तो ये क्रोनिक में बदल जाएगा। और क्रोनिक मीन्स जो कि जिसको क्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए वो डिसीज चलेगी। तो उसको ठीक करने के लिए हम अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, इसका अभ्यास करेंगे। पैरालिसिस का अटैक जब भी आता है तो कभी तो शॉर्ट टर्म में आता है, मतलब अचानक से इमीडिएटली ऐसा होता है कि रात में सोए और सुबह उठे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, ये स्थितियाँ भी बनती हैं। और कभी ऐसी वो होता है हेमरेज के कारण, क्योंकि अगर ब्रेन में किसी प्रकार का क्लॉट है और किसी भी प्रकार से नर्व की सप्लाई जो हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, या हमारे नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन्स में किसी प्रकार का डीजनरेशन आ रहा है, तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, एक लॉन्ग टर्म में एक स्लो ग्रोविंग होता है, जैसे कि क्लॉट छोटा है तो ब्लड की सप्लाई तो हो रही है, नर्व सप्लाई तो हो रही है, लेकिन स्लो मोशन में हो रही है, धीरे धीरे हमारे हाथ पांव काम करना कम कर देते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको इन साइंस और सिम्टम्स को देख करके डॉक्टर से कंसल्ट भी करने की ज़रूरत है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो प्राणायाम बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे तो सबसे पहले तो एक डिटर्मिनेशन कि हमें ठीक होना है, ये बहुत ज़रूरी है। हम ये सोच के ना बैठे कि अब हमारे तो हाथ काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कैसे करेंगे। मूवमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, यौगिक क्रियाएं कराना, सूक्ष्म व्यायाम कराना, और सबसे इफ़ेक्टिव जो होता है वो प्राणायाम है, क्योंकि प्राणायाम भी ये है जो कि हमारे न्यूरॉन्स को रीजनरेट करने की क्षमता रखता है, हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ऑक्सीजन की जब सप्लाई होती रहेगी तब हमारे न्यूरॉन्स प्रॉपर रीजनरेट हो सकेंगे। तो इसी श्रेणी में हम सबसे पहले प्राणायाम की बात करेंगे। तो प्राणायाम में जो सबसे इफेक्टिव प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम जब करते हैं तो इसमें जो दोनों नोस्ट्रल हैं, जिसको हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं, तो इसमें जो प्राण का प्रवाह होता है, वायु का प्रवाह होता है, वो हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को, ब्रेन को पूरा संतुलित कर देता है, न्यूरॉन्स को रीजनरेट करता है, जिससे हमारे नर्व इम्पल्स प्रॉपर काम करने लगते हैं और पैरालिसिस को हम क्योर कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम देखेंगे किस तरीके से हम करेंगे। तो हम बाएं नोस्ट्रल से शुरू करेंगे, इनटेक करेंगे श्वास का, तो जैसे हमने अभी लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया और राइट नोस्ट्रल से हमने एक्सहेल किया, अब सेम उसको अपोजिट करेंगे। तो राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। बहुत सामान्य, बहुत सिंपल, कोई इसमें अमाउंट नहीं लगता है, किसी प्रकार का कोई एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। जितने भी मेडिसिन सिस्टम है, जितने भी योग, आसन, प्राणायाम है, लेकिन बात जब नर्वस सिस्टम की आती है, क्योंकि इसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस भी घुटने टेक देता है कि न्यूरॉन्स एक बार यदि डिजनरेट हो गए तो उसको रीजनरेट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन प्राणायाम की सहायता से हम डिजनरेट न्यूरॉन्स को रीजनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को, प्राणायाम को हम अगेन एंड अगेन 60 टाइम्स, 100 टाइम्स
केवल भोजन करने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद ना करें, उसके अलावा हम पूरे टाइम इसको कर सकते हैं। और इसके ऐसे ऐसे उदाहरण भी हमने देखे हैं जहाँ पे एक इतना पक्षाघात जो कि एक क्रोनिक डिसीज़ है, जो कि इनक्योरेबल डिसीज़ है, लेकिन सिर्फ प्राणायाम की सहायता से व्यक्ति फिर से उठ करके चल पाया है। और सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो प्राणायाम तो इसमें विशेष प्रकार से लाभकारी है। इसके अलावा हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे ताकि हम अपने बॉडी में मूवमेंट करा करके ब्रेन का सपोर्ट करेंगे। ब्रेन को हम ये इंडिकेशन देंगे कि अभी इस तरीके के मूवमेंट करवाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेस पोजिशन। दोनों पैर सामने, कमर सीधी और श्वासें सामान्य रहेंगी। तो पहले हम हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो हाथों को कंधों के समानांतर पैरेलल लेके आएंगे सामने और फिर हल्का हल्का उंगलियों को का मूवमेंट कराएंगे इस तरीके से। तो ये इसको हम कम से कम 25 बार ऐसे कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर में हम जैसे किसी को बुला रहे हैं इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं नमन। एक तरीके से इसकी प्रक्रिया को बोलते हैं हठ योग में अंगुली नमन। तो ये अंगुली नमन हम करेंगे। फिर जैसे हम किसी को सामने से हटने के लिए कह रहे हैं, इस तरीके से मूवमेंट कराएंगे और श्वासें सामान्य रहेंगी, कमर गर्दन सीधी और जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार ये मूवमेंट चलते रहेंगे। नेक्स्ट फोर्थ अभ्यास में हम दोनों हाथों में मुट्ठियां बना करके इसको गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 20 से 25 बार, शुरू हम 10 बार से भी कर सकते हैं। इस आराम आराम से इस मूवमेंट को करेंगे। इससे हमारी जो जितनी भी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई की वेसल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं। उनके बीच में किसी भी प्रकार का यदि कोई क्लॉट है, कोई ब्लॉकेज है तो वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट अभ्यास में लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास के साथ में, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि आयुर्वेद के अनुसार जो पक्षाघात है, जो पैरालिसिस है, ये वातजन्य व्याधि है। तो प्राणायाम का अभ्यास इसके लिए विशेष लाभकारी है, क्योंकि प्राणायाम से ही हम वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम साइड में इस तरीके से करेंगे। जितना हो सकता है, जब यदि आपको डाईप्लेजिया हो या हेमीप्लेजिया हो तो आपका एक साइड का बॉडी काम नहीं करेगा, तो आपको फिर भी प्रयास करना है धीरे धीरे जितना हो सकता है, लेकिन कभी गिव अप नहीं करना है कि अभी हमारा हाथ उठ ही नहीं रहा है तो हम कैसे करें। डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक विल पावर नहीं होगी तो फिर ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। इसके बाद थोड़ा शोल्डर का मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर पे रख करके इसको रोटेट कराएंगे जितना हो सकता है। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे दोनों हाथों को ऊपर लॉक करके। रिलैक्स। तो ये कुछ, इसके अलावा हम इसके गर्दन का अभ्यास कर सकते हैं क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत ये भी आता है। तो इसको नेक के अलग अलग मूवमेंट्स हैं, जैसे अप डाउन कर लिया, फिर लेफ्ट साइड बैंड, राइट साइड बैंड, ट्विस्टिंग करेंगे और रोटेशन। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके पश्चात ये हमने हाथों का अभी सूक्ष्म व्यायाम किया, अब हम पैरों का करेंगे। तो पैरों के लिए हम पहले अभ्यास करेंगे पाद अंगुली नमन। इसको हम कहते हैं टो बैंडिंग। जो हमारे पैर की अंगुलियां हैं इसको हम सामने की ओर झुकाएंगे, बैंड करेंगे। उसके बाद में एंकल क्रैंक, एंकल बैंडिंग, फिर पैरों को पूरा रोटेट कराएंगे। ये छोटे छोटे जो अभ्यास हैं, यदि हम इसको रेगुलर लाइफ में अपनाते रहें तो हमें कभी पैरालिसिस की समस्या ही नहीं होगी। इससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन और जो भी एक्स्ट्रा फैट यदि जमा हो रहा है वो सारी चीज़ें ठीक होती रहेंगी। दोनों दिशाओं में इसको हम रोटेट कर लेंगे। इसके बाद
हम पैरों को उठा करके ऐसे लेकर आएंगे और यहाँ पे हम पैरों को थोड़ा रोटेट करेंगे, क्रैंक। दोनों दिशाओं में इसको हम ऐसे रोटेट कर लेते हैं और घुटने को ऐसे पकड़ करके श्वास लेते हुए हम इसको प्रेस करेंगे। इसका अगला अभ्यास करेंगे। तो अगले अभ्यास में हम पुनः इस पैर को उठा करके, जैसे कोई बेबी को हम होल्ड करते हैं गोदी में और उसको झुलाते हैं, इस तरह से हम पैरों का मूवमेंट कराएंगे। ऐसे दूसरे पैर से भी जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार करके इसको वापस दोनों पैरों से। इसके बाद अगला अभ्यास हम करते हैं पैरों के अभ्यास में। तो इसमें हम पैरों को उठाएंगे, पैर को उठा करके इसको होल्ड करेंगे और इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों पैरों से। और श्वासों की गति सामान्य रहेगी। तो अभी हमने प्राणायाम किया, सूक्ष्म व्यायाम किया,